हतमी तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा कि ये डील लॉक भी हुई है या नहीं। टर्की और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप है वेपन सिस्टम पे, उस पे थोड़ी चीजें आयरन आउट होने की जरूरत है। उन्होंने मुस्लिम दुनिया को भी इंगेज किया हुआ है, उन्होंने तुर्की को भी इंगेज कर लिया, उन्होंने इसराइल को भी किसी सतह पे इंगेज किया हुआ है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो इसी मुलाकात की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल तस्वुर की जा रही है। इसमें डील होने जा रही थी F-35 और F-16 तैयारों की, मगर हतमी तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा कि ये डील लॉक भी हुई है या नहीं। आप तुर्की में मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें। आई थिंक अगर तुर्की की पोजीशन देखें इन द रीजन, एक तो नेटो के वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स आफ्टर यूएस, सबसे बड़ी फोर्स इनके पास है, और तुर्की का अपना भी आई थिंक हाईटेक एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें शायद पाकिस्तान के साथ भी टेक्नोलॉजी सारा शेयर कीजिएगा। वो कान प्रोजेक्ट है जो 5th जनरेशन होगा। बाकी जो है इसमें अमेरिका की जब भी आई थिंक कमिटमेंट होती है वेपन सिस्टम पे, उसमें जरूर कदमें लगाते हैं। आपको याद होगा F-16 पे भी एक कदम ये भी थी कि शायद भारत के अगेंस्ट आप ऑफेंसिवली यूज नहीं कर सकते। दूसरा जो था, इनकी अपनी टीम होती है, पूरी मॉनिटर करती है सिस्टम्स को। तो उस सिलसिले में आई थिंक कुछ चीजें होंगी जिसमें बेसिकली टर्की और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप है वेपन सिस्टम पे, उस पर थोड़ी चीजें आयरन आउट होने की जरूरत है। लेकिन टर्की को एंगेज करना, और अभी आई थिंक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी बात हो रही है, बिकॉज टर्की की भी डिजायर है कि वो एनर्जी को डाइवर्सिफाई करें और जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं उन पे इंसार काम करें। तो उनका अपना एक प्रोजेक्ट है पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के, जिसपे वैसे वेस्ट की बड़ी नजर रहती है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टर्की जो है इस इलाके में, वेस्ट एशिया is one of the pillars of I think military power. उनका इन्फ्लुएंस देखें सीरिया में, एंड देन ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली इजराइल के ऊपर भी है। इसके अलावा उनके बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है विद कतर और मिडिल ईस्ट, और पाकिस्तान को वो बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं। पाकिस्तान को एक्चुअली टर्क कहते हैं कि हमारा बॉर्डर ही भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से शुरू होता है। इस्लामाबाद को अपना फोर्ट्रेस कहते हैं। तो आई थिंक तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो एंगेजमेंट है एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ टर्की के साथ, ये बड़ी प्रोनाउंस्ड है। ट्रम्प ने एक्चुअली प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान के वहाँ जाने से पहले ही कह दिया था कि एक बड़ी मेजर इसमें डेवलपमेंट होगी। तो काफ़ी पॉजिटिव इशारे हैं। टर्की इस वक्त थोड़ा सा इकोनॉमिक स्ट्रेस जरूर है, इन्फ्लेशन है, और दे वुड आल्सो लाइक कि चीज़ें जो है मार्केट से ज़्यादा खुलें और उनकी एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है वो इस तरीके से आगे चले। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होगी। ठीक है सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, जितनी भी मुलाकातें हम देख रहे हैं उसके अंदर गज़ा का मामला सेंटर ऑफ डिस्कशन है, खा वो अमरीकी सदर की मुलाकात रजब तैयब एर्दोगान से हो या फिर शहबाज शरीफ से हो। तो ऐसे में जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें अमरीकी सदर की जानिब से जो एक 21 निकाती एजेंडा पेश किया गया है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या अमन कायम करने में अमेरिका कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका की जानिब से पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर कोई सजेशन इस तरह से दी गई है जो कि एक पॉजिटिव अमल है। देखिए, ट्रंप की ख्वाहिश ये है कि वो ये क्रेडिट भी लें कि गज़ा के हवाले से उन्होंने जो अमन पैदा करने के लिए जो डेवलपमेंट की है और ये जो 21 पॉइंट एजेंडा उन्होंने दिया है, इसका क्रेडिट भी उनको मिले। और वो क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेटेड हैं, तो इसलिए वो और कह रहे हैं बार बार कि उन्होंने जंगें बंद की हैं और जंगों की बजाय वो मफाहमत डायलॉग की बात करते हैं। और आप देखिए कि उन्होंने मुस्लिम दुनिया को भी इंगेज किया हुआ है, उन्होंने तुर्की को भी इंगेज कर लिया, उन्होंने इसराइल को भी किसी सतह पे इंगेज किया हुआ है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को भी इंगेज किया हुआ है। यानी इंगेजमेंट की पॉलिसी तो बड़ी रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पर। लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि वो इसराइल के हवाले से उसकी जो पॉलिसी है उसमें जो शिद्दत होनी चाहिए थी, जो एग्रेशन होना चाहिए था, जो इसराइल कर रहा है वो नज़र नहीं आती। और ये जो अरब दुनिया के अंदर ये ख़तरात बढ़ रहे हैं इसराइल की बर्तरी के हवाले से, इसराइल के हवाले से कि इसराइल जो है वो शायद मुस्लिम दुनिया को टारगेट करना चाहता है, अरब दुनिया को टारगेट करना चाहता है, वहाँ अभी थोड़े से डाउट्स हैं। और फिर दूसरी बात यह कि ये गज़ा फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का अमल भी आप देखिए ना, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त एक बहार आई हुई है और हर दुनिया का मुल्क जो है वो इस फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो गज़ा है उसके अंदर हमास को निकाल कर अमेरिका को रेजोल्यूशन चाहता है, और वो बार बार इस नुक्ते के ऊपर दे रहा है कि जनाब हम हमास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमास को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अब ये सवाल मुस्लिम दुनिया के अंदर आएगा और मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर आएगा। ये जो भी 6 मुस्लिम दुनिया के सरबराह की ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है बशमूल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर के, तो ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मैं समझता हूँ। जी सायरा जी, आपने भी ये 21 नकाती एजेंडा देखा, इसमें जो बात काबिल तारीफ है वो ये है कि अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि मगरबी किनारे के हिस्से इसराइल को इजाज़त नहीं होगी कि उसको किसी भी तरह कैप्चर करने की कोशिश करे। दूसरा कहा कि ये जंग फौरी रुकनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये महज एक स्टेटमेंट है या आपकी बार कोई संजीदा इकदाम उठाया जाएगा? वो कहते हैं कि हाय उस जूदों पे पशेमा का पशेमा होना। 3 साल से वहाँ पर वो कहते हैं खून की होली खेली जा रही है, वो नस्ल खुशी हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तमाम ये सब घूमे हुए हैं या हम लोग पागल हैं, मुझे तो नहीं ये समझ आ रही। मतलब अगर मुझसे मेरी बात पूछे तो अभी कुछ दिन पहले उनका कोई बयान गुजरा था कि भाई इसराइल और वो एक सिक्के के 2 रुख हैं। तो ये जो हमारे जितने भी मुस्लिम उम्मा हैं, ये मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या किरदार होगा। मैं नहीं समझती कि ये बैठ के मतलब उस जो 21 निकाती एजेंडा है उसमें कुछ अपने पॉइंट शामिल करेंगे या उनके किसी पॉइंट से रूगर्दानी करेंगे या उसको वो करेंगे। मतलब जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि पिछले जो आपने 2 साल से जो हो रहा है, अभी ये सारी बातें छोड़ें, अभी जो खबरें जो आ रही थी, जो अभी उन्होंने वापस से जंगी मतलब ये तमाम जब मुआहदे चल रहे हैं, जब मुस्लिम उम्मा को इंगेज किया हुआ है, इब्राहिम अकॉर्ड का भी जिक्र है, फिर ये वो आगे, तब तक तो वो चीजें वहाँ रुक जानी चाहिए ना। जो ये फ्लोटेला जो गया है उसके ऊपर वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं क्या क्या बरसाए गए हैं। तो ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप अमन की बात करते हैं, आपको ये शौक है कि आप एक अमन के प्याम्बर के तौर पर दुनिया में उभरें, दूसरी तरफ से जिस वक्त आप जंग बंदी नहीं करवा सके और अब मुझे नहीं पता कि मुस्लिम उम्मा के कंधों पे क्या बोझ डाला जाएगा या क्या मनवाया जाएगा। पहले मुस्लिम उम्मा तो एक पेज पर आ जाए। भाई इसराइल को तो हम तस्लीम भी नहीं करते। समझ नहीं आ रही कि मुख्तलिफ मामलात पर गौर किया जा रहा है, कंसिडरेशन सामने आ रही हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जहां मैं इन मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, वहाँ एक तो ऑप्शन ये है कि मार्को रूबियो की सरबराही में एक वक्त बनाया जाए जो पैलेस्टीनियन अफेयर्स को इजिप्ट में बैठ कर लुक आफ्टर करे और उसका दौरानिया तकरीबन 5 साल का है। लेकिन दूसरी जानब वो जिस फ़ौज की बात कर रही हैं सायरा जी भी, वो वही है जो जनरल राहील शरीफ की क़यादत में कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी के उमूर सर अंजाम देगी। तो क्या कोई नई फ़ौज बनने जा रही है या नया ऑपरेशन का तरीक़ाकार क्या होगा गजा में? इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, क्या नाम लिया आपने, रहील शरीफ, फील्ड मार्शल सिपा सलार पाकिस्तान आसिम मनीर, शहबाज शरीफ और रहील शरीफ का आपने नाम लिया। ताज़ा हवा का एक खुशगवार झोंका सा महसूस हुआ है पूरे इस कमरे में इस नाम के आने से। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये जो नाम आपने लिया है, पाकिस्तान ने इसकी रस्मी मंजूरी यानी NOC जो है वो एक किस्म का दे चुके हैं और 39 ममालिक शामिल हैं जिसका लीडर होगा, जिसका नाम आप ले रही हैं, रहील शरीफ। यानी लेकिन अभी मौके की मुनासबत से हम खुलकर बात नहीं करते, अगर मगर में इस चीज़ को यही करते हैं। लेकिन कहानी ये है कि गजा, जंग बंदी, मशरक़ वुस्ता, ये सबको मालूम हो गया है। और मैं अब तो 50 प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका हूं कि अगर गजा में जंग बंदी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करवाएगा। यही वो कंट्री है जो मशरक़ वुस्ता में अमन लेके आएगा, यही वो कंट्री है। और अगली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अब दुनिया को समझ आ गई है मुनीज़े कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ है। लेकिन यही बात मैं लेके ब्रिगेडियर साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे नाज़रीन को ये काइंडली बताइएगा कि हमने गजा में तो ये एक इम्पैक्ट ले आए, सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी कर लिया, उसको हमने ये भी तड़ी दे दी है, पूरी दुनिया को कह सकता है सऊदी अरब कि अब वो सऊदी अरब हर किस्म की चीज़, एटमी हथियार समेत कोई भी आप नाम ले लें, तमाम चीज़ें पाकिस्तान के साथ नथी हो चुका है। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के मुआहदे तो उसके भारत के साथ है। अगर तिलक लगाकर, माथे पर सिंदूर लगाकर भारत कोई अटैक करने की खुदा न खास्ता कभी जुर्रत करता है, तो ये सऊदीया का जो ट्रिलियंस रुपीस के मुआहदे हैं, फिर सऊदीया कहां खड़ा होगा? ब्रिगेडियर साहब हमें समझाएं। आई थिंक एक पॉइंट सिर्फ मैं बता दूं, जो ईरान का पाकिस्तान का रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया ट्रायंगल का, ये बहुत इंप्रूव हुआ पिछले 1 साल में। और ईरानी सदर का UN जनरल असेंबली के फ्लोर पे कहना कि दे वेलकम पाकिस्तान सऊदी जो है एग्रीमेंट, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों से ज़्यादा अक्लमंद है ईरान के प्रेसिडेंट, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और हमारी जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब और सईद आसिफ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही और देयर इज अ रियलाइजेशन के कलेक्टिवली हमने आगे चलना है। बाकी भट्ट साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने खुद यहाँ लास्ट टाइम भी वॉलंटियर किया था
तो मुझे भेज दें फ्रंट पे, और आज प्रोग्राम भी है अर्नब गोस्वामी के साथ रात को, वहाँ पे भी इंशाल्लाह एक मुकाबला होगा। भारत अभी जरूरत नहीं करेगा, पहले भी नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो आई थिंक सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी शिक है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमले के बराबर कबूल किया जाएगा, और ये ऐसे मजाक नहीं, नेटो का आर्टिकल 5 है, उस टाइप की एक रिलेशनशिप है। बाकी वो फिजिकली क्या करते हैं इसके अंदर, जिससे आपने बताया है कि भारत साथ इकोनॉमिक रिलेशन खत्म की जा सकती है, सऊदी अरेबिया के पास अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज है, वो ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज एक बामी मुआहदा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है अभी पाकिस्तान का बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन सी तक चला गया, तो ये आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इतनी बड़ी अल्लाह की फजल से ये कामयाबी है। बाकी भारत को अगर शक है तो टेस्ट कर ले, पहले इन मुआहदों से पहले भी हमने उनका मुंह तोड़ा था, और अभी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है भारत में कि अभी बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा एससीओ का बहुत बड़ा फैक्टर है, जब अमेरिका से जूते पड़े तो फिर वो भागे प्रेसिडेंट शी के कदमों में जाके गिरे, वहां भी तो देखें एक फोरम है एससीओ में, प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट शी नहीं चाहते कि दो एससीओ ममालिक के दरमियान लड़ाई हो, वहां भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। भारत को समझाया गया कि इंसान के बच्चे बनो, एक नॉर्मल स्टेट बन करें, तमाशे बंद करें। तो मेरे ख्याल में भारत का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान सक्सेस से समेटेगा। बाकी जो है थोड़ा सा चीजों को बजाय कि स्ट्रीट टॉक हो, ये रिलेशनशिप ग्रेजुअली इवॉल्व। भारत का बुरा टाइम चल रहा है, एक तरफ तो वकार खान साहब, दूसरी जानिब आपने कह दिया हो तो टेस्ट कर लो, वो 6-0 के बाद 60-0 वाली बात मुझे याद आ गई, और मुझे ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि भारत का क्या बनेगा अगर उसने ये टेस्ट करने की जसारत कर ली।